नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। कृषि कानून के विरोध में जारी किसान आंदोलन को आज 7वां दिन हो गया है और केंद्र सरकार की ओर से किसानों को मनाने की कोशिशें भी लगातार हो रही हैं, लेकिन अब तक 3 दौर की वार्ता विफल रही है। अब गुरुवार को सरकार और किसानों के बीच चौथे दौर की बातचीत होनी है और अब देखना यह होगा कि सरकार किसानों को मना पाएगी या फिर नहीं। लेकिन इतना जरूर है कि अगर कल कोई बात सिरे नहीं चढ़ती है तो आंदोलन और बड़ा हो सकता है, क्योंकि किसान संगठन खुद इस बात को कह रहे हैं। साथ ही प्रदेश की तमाम खाप पंचायतों ने अब किसान आंदोलन को खुलकर अपना समर्थन दे दिया है। खाप प्रतिनिधि भी अब दिल्ली में जुटना शुरू हो चुके हैं। इसके साथ ही साथ दिल्ली में दूध, फल और सब्जी की सप्लाई को रोकने की चेतावनी भी दे दी गई है। तो बता दें कि किसान संगठन कृषि कानून को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं और किसान संगठन ने सरकार से विशेष सत्र बुलाकर कानून को रद्द करने की मांग की है। तो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने आंदोलन को छोड़कर बातचीत की अपील किसानों से की है। हमारी चर्चा इस बात की हुई कि जो अभी तक आप लगातार पार्लियामेंट में झूठ बोल रहे हैं, हम बिंदुवार आपको जवाब देंगे कि एक अध्यादेश में क्या दिक्कत है, दूसरे में क्या और तीसरे में क्या है। अगर वो हमारी बातों को नहीं गौर करते हैं, उन पर कोई फरमान जारी नहीं करते हैं, तो हमारी मोटी मोटी राय ये है कि आप एक दिन का पार्लियामेंट सत्र कई बार बुलाया गया है। अध्यादेश के बारे में बता दें, आपको सबको पता है कि अध्यादेश किसानों के लिए नहीं बुलाया जाता। कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं लगी थी कि आप अध्यादेश बुलाकर 3 आदेश को जारी करते और राज्यसभा में बगैर वोटिंग के आपने इसको पास करा दिया, ध्वनिमति से पास हो गया। इसलिए ये जो तीनों अध्यादेश है, इस पर हमारी कल गंभीरता से चर्चा होगी। चर्चा होने के बाद में अगर सरकार हमारे से सहमत होती है और तीनों काले कानून के लिए एक दिन की पार्लियामेंट इनको बुलाना पड़ेगा, और जब तक पार्लियामेंट बुलाकर ये तीनों काले कानूनों को वो निरस्त नहीं करते हैं, तब तक ये आंदोलन चाहे 1 साल लग जाए, 6 महीने लग जाए, आंदोलन जारी रहेगा। आज पंजाब के संगठनों ने एकजुट होकर यूनानिमसली ये डिसाइड किया है कि हम 3 कानून के ऊपर हमारे पास वो सब है एविडेंस, बल्कि हम सब उस चीज़ों को जो सेक्शन वाइज वो मांगते हैं हम देंगे उनको लिखकर, लेकिन एक एक पॉइंट के नीचे हम लिखेंगे इसलिए हम इनको रिपील करना मांगते हैं, इसलिए हम इनको रद्द करना चाहते हैं। ये 7 या 10 पेज का हम उनको लिखकर भेज देंगे। सरकार की मर्जी है कि हमारी बात माने, अगर नहीं मानेंगी तो ये आंदोलन जो उनको हमने बताया है कि हमारा आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। इस देश को बचाने के लिए अपने अवार्ड जो उन्होंने कितनी मेहनत से जान पे खेल के जो उन्होंने प्राप्त किए हैं, उनको वापस लेने का फैसला किया है। उन सैनिकों का और उन खिलाड़ियों का हम सैल्यूट करना चाहेंगे, उनका धन्यवाद करना चाहेंगे। और दूसरा, आपकी प्रेस के माध्यम से हम ये समझाना चाहेंगे सरकार को कि इसका मतलब ये निकलता है कि जो देश के सैनिक हैं, देश के सिपाही हैं, देश की सेवा करने वाले जो लोग हैं या देश का नाम रोशन करने वाले जो लोग हैं, वो लोग भी इस आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं और ये सरकार इसको खतरे की घंटी समझे। देखिए, दरअसल क्या है कि जो भी विषय आएगा बैठक में, उस बैठक में विषय पर चर्चा होगी। कौन सी चीज कहाँ निराकृत की जा सकती है, उसका कानून पक्ष देखा जाएगा। उसके बाद कोई निर्णय की दिशा तय होगी। सर, किसान यूनियन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो चाहते हैं कि ये तीनों कानून रद्द हो, वरना वो नहीं उठेंगे और एंट्री पॉइंट्स बंद करे रखेंगे दिल्ली के। देखिए, कल 3 दिसंबर को किसान यूनियन के लोग आने वाले हैं और वो अपने बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। जब उनके बिंदु आएंगे तो उस पर सरकार अपना पक्ष रखेगी, वो अपना पक्ष रखेंगे। देखते हैं कहां तक समाधान हो सकता है। सर, देश में अभी दिल्ली तो पूरा जेल में तब्दील हो चुका है। आज 7वां दिन है, कल 8वां दिन हो जाएगा। कल भी नहीं उठेंगे तो 8 दिन में तो दिल्ली की बुरी हालत हो जाएगी। सर, उसको लेकर क्या सरकार के पास कोई प्लान भी है? मैं दिल्ली के लोगों से भी आग्रह करता हूं कि वो संयम का परिचय दें और उनकी तकलीफ है, ये इसका एहसास सरकार को भी है
और किसान भाइयों को भी मैं पहले भी अनुरोध करता रहा हूं कि आंदोलन का रास्ता छोड़कर वो चर्चा से ही हल निकालें, और चर्चा तो चल ही रही है और हमारी कोशिश है कि जल्दी समाधान हो। तो चलिए, किसान और कृषि मंत्री दोनों की बातों को आपने सुन लिया और आज इसी पर हम बड़ी बहस करेंगे। लेकिन बड़ी बहस की शुरुआत करें उससे पहले आज की बड़ी बहस के कुछ अहम सवाल, उस पर भी एक नजर डालते हैं। सवाल पहला यही है कि डटे हैं किसान, कब होगा समाधान? ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। दूसरा सवाल यह है कि कल चौथे दौर की वार्ता में क्या यह माना जाए कि बात बनेगी? तीसरा और अहम सवाल यह भी है आज की खापों के समर्थन से क्या सरकार की परेशानी बढ़ेगी? क्योंकि जिस तरीके से हरियाणा के अंदर तमाम खाप अब खुल करके सामने आ गई हैं, और अब उसके बाद ये जो परेशानी है क्या ये माना जाए कि और बढ़ेगी? आज इन्हीं सारे सवालों के साथ आज की बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। प्रवीण अत्रे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। बहुत स्वागत प्रवीण अत्रे जी आपका इस चर्चा में। सुमित गौड़ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। सुमित गौड़ जी आपका भी बहुत स्वागत है इस चर्चा में। संदीप गोयल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं इंडियन नेशनल लोकदल के। संदीप गोयल जी आपका भी बहुत स्वागत है। राकेश दहिया जी एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं, किसान नेता हैं। राकेश जी आपका भी बहुत स्वागत है। और बलवंत फोगाट जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, खाप नेता हैं। बलवंत फोगाट जी आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत सबसे पहले प्रवीण अत्रे जी आज मैं आपसे करूंगा, क्योंकि कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, निगाहें सबकी लगी हुई हैं। अभी हम लोगों ने किसानों की बात को भी सुना, केंद्रीय कृषि मंत्री की भी बात को सुना, लेकिन एक सवाल मैं इसमें प्रवीण जी जरूर जोड़ूंगा, क्योंकि अब तो खाप नेता भी सामने आ रहे हैं, तमाम खापों ने अपना समर्थन दे दिया है। क्या बड़ी चुनौती दिखती हुई आपको समझ में आ रही है, नजर आ रही है? और अगर है तो समाधान कैसे निकलेगा इसका? प्रवीण अत्रे जी। देखिए आयुष, सबसे पहले तो ये है कि जो खाप नेताओं ने कहा, खाप जो भी हरियाणा में है, इसके बारे में हालांकि माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी भी कह चुके हैं कि हरियाणा के अंदर खापों का सामाजिक सौहार्द बनाने के अंदर, सामाजिक भाईचारा बनाने के अंदर एक विशेष योगदान रहता है। सामाजिक चेतना का काम, समाज के अंदर किस तरह से बुराइयां खत्म हो, ये काम खाप लगातार करती रहती हैं। जहां तक किसान आंदोलन की बात है, हालांकि केंद्र सरकार बातचीत से के ऊपर अग्रसर है, आप भी जानते हैं। बातचीत से के ऊपर अग्रसर है, आप भी जानते हैं। 3 दौर की बातचीत हो चुकी है, कल चौथे दौर की बातचीत है। और हमें ये उम्मीद करना चाहिए कि जब दोनों पक्ष एक साझा मंच पे आते हैं, टेबल पे बैठ के बात होती है और सकारात्मक सोच के साथ बात होती है, तो कहीं ना कहीं जो किसान नेता हैं वो अपने बिंदु, अपने पॉइंट्स रखेंगे। केंद्र सरकार जो है उनके जो पॉइंट्स हैं, जो एतराज है, उसके ऊपर अपनी बात रखेगी। और हमें ये मान के चलना चाहिए कि इसका कोई ना कोई बेहतर हल हमारे सामने आएगा। बलवंत फोगाट जी, मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा आपका भी पक्ष में जानना चाहता हूं। यहां पर तमाम खाप की तरफ से जो समर्थन किया गया है किसान आंदोलन को, और अब तो आप लोग भी जुट रहे हैं वहां पर, आपकी तरफ से भी समर्थन मिला है इस आंदोलन को। सरकार कह रही है कि हम बातचीत करके इसका समाधान निकालेंगे, लेकिन आपको लग रहा है कितना आसान है? और अगर होता तो किसानों को इतना जुटने की आवश्यकता होती नहीं? बलवंत जी, मेरी बात सुनिए। ये जो सारे सिख सरदार यहाँ पे बैठी है, पूरे हरियाणा की तमाम खापों ने समर्थन दिया इनको, और ये पूरे राष्ट्रीय किसान की मांग है, सारे किसानों की, भारतीय किसानों की मांग है। ये जो 3 अध्यादेश सरकार लेके आई है, ये गलत लेके आई है, और सरकार ने भी ये चाहिए आयुष जी, इसका समाधान करना चाहिए सरकार को भी। जी 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 बलवंत जी मैं सुन रहा हूं, बात रखें अपनी। हाँ, तो सरकार को भी सर इनका समाधान करना चाहिए। इतने लाखों किसान बैठे हैं, अब जैसे यूपी से भी, राजस्थान से भी, महाराष्ट्र से भी, हर जगह से आ रहे हैं। इस आंदोलन को सरकार ने भी तुरंत मतलब अपने बैठ के, और मतलब इस जो किसान चाहते हैं कि भाई एमएसपी जो है, उस एमएसपी की लाइन एक इसे अध्यादेश के अंदर जारी करे, लिखित में जारी करे, और इस एमएसपी के अंदर हर साल मतलब एक 20% बढ़ोतरी होनी चाहिए एमएसपी रेट के ऊपर। चलिए बलवंत जी, मैं आपके पास दोबारा वापस लौटूंगा। थोड़ा सा ऑडियो में आपकी दिक्कत है, मैं चाह रहा हूं कि आपकी बात स्पष्ट तरीके से आए ताकि सभी गेस्ट तक भी वो ऑडियो पहुंच जाए। राकेश दहिया जी, मैं आपके पास आ जाता हूं। पिछले 6 दिन से मैं आपसे यही सवाल पूछ रहा हूं, आज फिर से मैं वही सवाल दोहराऊंगा। उम्मीद है राकेश जी कल? उम्मीद तो पहले दिन से कि सरकार हमारी सुने, लेकिन जो सरकार का रवैया है वो आपको भी पता है, हमें पता है। आज जो कृषि मंत्री ने कहा है कि सभी किसान जो संगठन है 35 वो अपने बिंदु छाट के लाएं। हमारे तो बिंदु पहले दिन से छटे हुए थे, फिर भी हमने जो आज अपनी मीटिंग वगैरह की, उसमें जो पॉइंट छाटे हैं वो पॉइंट टू पॉइंट हम कल की मीटिंग में सोचते हैं कि हमारे जब कृषि मंत्री जी है तो उन पर गौर करेंगे, और जैसा उनका रवैया मैं महसूस किया कि वो हो सकता है हमारी कुछ बातों को मानने की कोशिश करें। जी जी। लेकिन दुख इस बात का है कि कल जो मीटिंग होगी वो कोई सकारात्मक मीटिंग नहीं होगी, क्योंकि कल हम अपने बिंदु देंगे,
कृषि मंत्री उनको नोट कर लेंगे, फिर कृषि मंत्री आगे अमित शाह के पास जाएंगे या पीएम के पास जाएंगे, तो इससे जो गैप है ये बढ़ता चला जाएगा। और जैसे कल 3 तारीख है, 5 तारीख हमारा अल्टीमेटम है कि हम पूरे हिंदुस्तान में पुतले फूकेंगे और जाम करेंगे। उसके बाद 7 तारीख को हमारे जो खिलाड़ी हैं वो अपने पदक वापिस कर देंगे। तो ये जो सरकार है ये ऐसा रवैया क्यों अपनाती है कि देश में एक माहौल खराब हो, लोगों को परेशानियां हो। अगर 5 तारीख को हम दिल्ली जाम कर देंगे और पुतले फूकेंगे तो कितना गलत इंप्रेशन जाएगा कि जो दिल्ली की जनता है उनको खाने को सब्जी, फल और दूध वगैरह नहीं मिलेंगे, जिससे सरकार इसको लंबा क्यों करना चाहती थी। हमने पहले दिन से आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि हमारी एक ही डिमांड थी, बिंदुओं पर बात करने की जरूरत ही नहीं थी। फिर भी अगर कृषि मंत्री कल चाहते हैं तो हम उनको पॉइंट टू पॉइंट बिंदु देंगे और वो पॉइंट टू पॉइंट आपको समाधान बता दें, तो पता लग जाएगा कि ये जो हमारी मीटिंग कल की होगी ये पॉजिटिव जाएगी या नेगेटिव जाएगी, या इसके बाद जो क्रांति आएगी क्या आएगा, वो कल के बाद पता लग जाएगा कि कृषि मंत्री कल चाहते क्या है। लेकिन आज तक का रवैया यही है कि कृषि मंत्री इस आंदोलन को लंबा करना चाहते हैं, जिससे कि दिक्कत हो जाए। हमारे मुख्यमंत्री ने कहा था कि हमारे हरियाणा के किसान उसके साथ हैं सरकार के, उनका धन्यवाद भी किया था। आज हमारे किसान भी हमारे साथ हैं, हमारे खाप भी हमारे साथ हैं, वकील भी हमारे साथ हैं। तो ये सरकार चाहती क्या है? झूठ क्यों बोलती है सरकार? क्यों लोगों को भ्रमित करना चाहती है? क्यों किसानों में डिवाइड करना चाहती है? क्यों जनता को परेशान करना चाहती है? आयुषी मैं यही कहना चाहता हूँ कि नहीं राकेश जी, कोई डिवाइड नहीं कर सकता। अगर आंदोलन आपका बिल्कुल जेन्युइन है और उसके अंदर आप लोग सही तरीके से डिमांड को उठा रहे हैं तो कोई आपको खंडित नहीं कर सकता है, सब आपके साथ में है। बस समाधान निकलना चाहिए, मेन मोटिव सॉल्व होना चाहिए। सुमित गौड़ जी उम्मीद कर रहे हैं क्या? दैया जी मैं आऊंगा, एक एक करके मैं सबका कमेंट ले लेता हूं। प्रवीण जी मैं आऊंगा आपके पास, आपको जवाब देना है, मुझे पता है। सुमित जी। तो नहीं हूं, लेकिन जहां तक मैंने अभी तक देखा है, जब से बीजेपी सरकार इस केंद्र में और हरियाणा में काबिज हुई है, ना केवल ही हमारे इस प्रदेश के देश के भोले भाले किसान, अपितु पूरे विश्व के लिए एक पनौती बनी हुई है। आज बीजेपी की जो नीतियां हैं, जो हिटलर साइड फरमान है, देयर इज नो डाउट कि फिर से ये हमारे हरे भरे भारतवर्ष देश को गुलामी की तरफ ढकेल रहे हैं। आप देखिए, आज एक बार फिर से ये इस देश का किसान 26 नवंबर से फिर से लामबंद हो गया है। इन बीजेपी के नेताओं से ये पूछना चाहता हूं आयुष जी, मैं आपके माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से जी, क्या इन किसान भाइयों ने, क्या इनकी किसी भी संस्था ने इनसे इस अध्यादेश की मांग करी थी? इस कोरोना टाइम में बजाय इसके कि कोरोना से निपटे, उसके लिए कुछ नई चीजें लाए, कैसे इसका समाधान करें, ये उसके अलावा और नई समस्याओं पे समस्या खड़ी कर रहे हैं। देखिए, साफ तौर पे आपके माध्यम से कह देना चाहता हूं, चेता देना चाहता हूं बीजेपी सरकार को, सहभागी सरकार को, इसकी पनौतियों को, कि ये जो सरकार है, इस चुनाव से पहले 2014 के चुनाव से पहले भारत के सभी किसान इनके लिए अन्नदाता हुआ करते थे, इनके लिए भगवान हुआ करते थे। आज इन्होंने और इनकी सरकारों ने उन्हीं किसानों पर लाठियां भांजी है। पीपली कांड किसी से छुपा नहीं है। और आज 10 डिग्री से कम के टेम्परेचर में भी ये भोले भाले किसान दिल्ली की सड़कों पे बैठे हैं, लेटे हैं। मैं चैलेंज करता हूं कि बीजेपी का एक भी नेता, एक भी मंत्री स्वेटर, जैकेट, टोपा पहन के बाहर 2 घंटे रात को लेके दिखा दे खुले में। और ये जो हमारे किसान हैं, जिन्होंने इस लॉकडाउन के पीरियड में भी देश के लिए, देश की जनता के लिए कार्य किया, खाना दिया, सब्जियां पहुंचाई, दूध पहुंचाया, आज वो ही किसान सड़कों पे बिठा दिया इन्होंने। देखिए साफ। और हमारी हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी 21 सितंबर से ही हर जिले वाइज हम लोगों ने प्रदर्शन किया, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का। और कांग्रेस पार्टी इन किसानों की समस्याओं को लेकर पूरी तरह से ठीक है, इनके साथ। चलिए, आप इनके साथ हैं, ठीक है। संदीप गोयल जी, एक कमेंट आपका। इसके लिए आपको भी पता है कि जिस प्रकार से हरियाणा विभिन्न प्रकार की बातें कही कि
पंजाब, आप ये देखिए पीपली के अंदर जब किसान इकट्ठे हुए थे और उनके ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ था, क्या वो किसान वो थे जो प्रधानमंत्री को धन्यवाद करने गए थे किसान कानून के ऊपर? ये वो किसान थे, हरियाणा के किसान थे जो इन 3 कानूनों के खिलाफ प्रधानमंत्री को आगाह करना चाहते थे कि जिस प्रकार आप कोरोना को अपना साथी मानकर रात के अंधकार में 5 जून को आपने ये 3 अध्यादेश जारी कर दिए। आपने एक भी ऐसी किसान की समिति, एक भी ऐसा किसान संगठन, किसी से भी आपने कोई वास्ता न रखकर, कोई चर्चा न कर आपने ये 3 कानून लागू कर दिए। परंतु आप देखिए, आज सरकार क्या कहती है कि एक समिति बनाइए, सरकार क्या करती है, एक प्रेजेंटेशन देती है। सरकार को क्यों नहीं दिया? सरकार ने पहले प्रेजेंटेशन देना चाहिए था। सरकार का प्रेजेंटेशन तो राज्यसभा के अंदर पूरे हिंदुस्तान ने देख लिया। किस प्रकार धक्काशाही करके इन 3 कानूनों को फटाफट पास करने की जो जल्दबाजी कोरोना के समय काल में इन्होंने की, उससे एक किसान के अंदर एक भ्रम की स्थिति तो खुद इन्होंने पैदा की। जब जनता की आवाज बनकर किसान जब दिल्ली के पास जा रहे थे तो प्रधानमंत्री अपने मन की बात कर रहे हैं, किसानों के मन की बात सुन नहीं रहे, खुद के मन की बात करते हैं। दिल्ली में किसान उनसे मिलने जाता, वो काशी जाकर किसानों के बारे में बोलते हैं। उनको चाहिए था कि अपना अच्छा दिल दिखाते, उन किसानों के बीच में आते और उनको कहते कि हम आपकी मांग को मानते हैं। आप देखिए आयुष, देश में कानून किसके लिए बनाए जाते हैं? राजे रजवाड़ों के लिए कानून नहीं होते, जनता के लिए होती है, प्रजा के लिए होती है। अगर ये किसान के लिए कानून है तो जिनके लिए कानून है वो तो मना ही कर रहे हैं कि हमें ऐसे कानून नहीं चाहिए। फिर ये ऐसे कानून की जरूरत क्या है? क्यों ऐसे कानून को थोपना चाहती है केंद्र की सरकार? और जिस प्रकार खापों को आ जाना पड़ा, उसके लिए मैं ये कहता हूँ, हमारे खाप के जो लोग हैं, हमारे देहात के भाई हैं, उन्होंने एक चीज महसूस की कि मुख्यमंत्री उनके ग्रामीण ढांचे के ऊपर एक अटैक कर रहे हैं कि हरियाणा का ग्रामीण किसान आंदोलन में नहीं है। क्या हरियाणा का किसान खेती नहीं करता? क्या हरियाणा के किसान को इन कानूनों का खतरा नहीं है? क्या हरियाणा के किसान का बेटा IAS IPS डॉक्टर वकील नहीं है? क्या उसको कानून का कोई ज्ञान नहीं है? ये तो सोचते हैं कि केवल सत्ता में जो लोग बैठे हैं वही ज्ञान नहीं है, बाकी सब ज्ञान नहीं है। इनके जो अहंकार आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर आया हुआ है, उस अहंकार के ऊपर जो चोट आज पूरे भारत के किसान ने दिल्ली के दरवाजे पर दस्तक देके की है, आज ये तिलमिला उठे हैं। इनको सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा और इन कानूनों को। चलिए ठीक है संदीप जी, अब मैं जवाब लेता हूं। प्रवीण अत्रे जी के लिए बहुत सवाल है। प्रवीण जी, अब जवाब दीजिए। जी देखिए आयुष, ऐसा है, दोनों राजनीतिक दलों के मित्रों ने और किसान प्रतिनिधि ने जिस तरह से यहां पे भी भ्रम फैलाने की कोशिश की, राजनीति करने की कोशिश की, मैं सबका जवाब दूंगा। उम्मीद करूंगा शांति से सुनेंगे मित्र। देखिए पहली बात तो यह है कि कांग्रेस किस तरह की राजनीति कर रही है, केवल इस बात से समझिए। कैप्टन अमरिंदर पंजाब के मुख्यमंत्री ने एक दावा किया कि हमने पंजाब विधानसभा के सत्र के अंदर प्रस्ताव पारित करके 3 कृषि कानूनों को पंजाब में रद्द कर दिया कि हम इसको पंजाब में लागू नहीं कर रहे। साथ ही ये दावा भी किया कि हमने MSP को गारंटी बना दिया पंजाब में। जब ये बात वो दावा कर रहे हैं तो पंजाब का किसान दिल्ली पे प्रदर्शन क्यों कर रहा है? जब वो 3 कानून रद्द, कैप्टन अमरिंदर जी जैसा कह रहे हैं कि हमने प्रस्ताव पारित करके रद्द कर दिए, तो किसान दिल्ली बॉर्डर पे फिर क्या कर रहा है? दूसरी बात, कांग्रेस के मित्र ये कहते हैं कि साहब किसने मांग की थी, और यही बात INLD के मित्र भी बड़े जोर शोर से कह रहे हैं कि किससे चर्चा की थी। आयुष, मैं बहुत पीछे नहीं जाऊंगा। अगर मैं 1977 में चौधरी चरण सिंह ने जब दिल्ली वोट क्लब के ऊपर रैली की थी, अगर मैं पिछले उदाहरण देना शुरू होगा तो लंबा हो जाएगा। मैं बहुत नजदीक से शुरू करता हूं। देखिए देश के अंदर कृषि आयोग है, राष्ट्रीय कृषि आयोग। राष्ट्रीय कृषि आयोग का काम है किसानों के लिए सिफारिशें करना। इनको चुप कराइए, अब ये पीछे बोलेगा आयुष। अगर ये ऐसे डिस्टर्ब करेंगे बात नहीं बनेगी। इनको कहिए चुप रहे जरा 1 मिनट। देखिए ऐसा है, राष्ट्रीय कृषि आयोग के पास ये काम है कि किसानों की समस्याओं के लिए, किसानों के तरक्की के लिए उसके ऊपर काम करे। 2018 के अंदर किसान संगठनों ने, मैं नाम लेना शुरू करूंगा, मित्र नोट करें। शरद जोशी जी का किसान संगठन, शेतकारी संगठन, महाराष्ट्र का जो देश का सबसे बड़ा संगठन माना जाता है। मैं 2018 का जिक्र कर रहा हूं आयुष जी। नजुंदा स्वामी जो है कर्नाटक के किसान नेता हैं, बहुत बड़ा संगठन चलाते हैं, राज्य रैयत संघ। पंजाब के अंदर ऑल इंडिया किसान संघ, ऑल इंडिया किसान मोर्चा, ऑल इंडिया किसान मजदूर संघ, रैयत स्वराज, गांधी ग्रामीण मंच उत्तर प्रदेश, त्राई किसान यूनियन, ये वो संगठन है जिन्होंने 2018 के अंदर अपनी मांग रखते हुए 2 मसौदे तैयार किए, सरकार के सामने रखे। और उन मसौदों में इनकी डिमांड क्या थी? पहला मसौदा कि किसान को कर्ज मुक्त किया जाए।
अगर मेरे मित्र उस मसौदे को पढ़ लेंगे तो दोबारा यह सवाल नहीं करेंगे कि किसने मांग की थी। उन्होंने उस मसौदे में बड़ा स्पष्ट लिखा। और डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग जिस रिपोर्ट का मित्र बार बार जिक्र करते हैं कि साहब आपने रिपोर्ट लागू नहीं किया, आपने रिपोर्ट लागू नहीं की, उस रिपोर्ट को भी पढ़े। सुनिए, इनको चुप कराइए। देखिए आयुष, सुमित गौर जी, मुझे लगता है कि बीच में शायद ऑडियो की दिक्कत थी, आप सुन नहीं पाए। उन्होंने पता नहीं कितने सारे संगठनों का नाम लिया, वो फिर दोहरा देंगे, लेकिन आपको सुनना पड़ेगा। गौर साहब, आपको सुनना तो पड़ेगा। यहाँ बैठे हुए सारे गेस्ट से मैं कह रहा हूँ, मैं जिसको मौका दे रहा हूँ वो बोले, अगला काउंटर उसको करने के लिए मैं मौका दूंगा, लेकिन बीच में डिस्टर्ब करने से नहीं होगा। नहीं तो आपकी बात में वो बोलेंगे। गौर साहब देखिए, सुन लीजिए, पहले सुनिए। देखिए जी आयुष, देखिए मैंने जैसा बताया कि इन संगठनों ने बाकायदा मसौदे में ये बात का उल्लेख किया कि किसान को कर्ज मुक्त किया जाए, और वो भी बताया कि कैसे कर्ज मुक्त हो सकता है। किसान को स्वतंत्र होना चाहिए, स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, अपनी उपज को अपने दाम पे बेच सके। डॉक्टर स्वामीनाथन ने अपनी रिपोर्ट में बाकायदा लिखा, जिसकी चर्चा अक्सर मित्र करते हैं। और डॉक्टर स्वामीनाथन क्या लिखते हैं कि किसान की सीधी पहुंच बाजार तक होनी चाहिए। जब हम ये 3 कानून लाते हैं और बाजार को ही किसान के दरवाजे पे लाके बिठा देते हैं, जिसकी बात डॉक्टर स्वामीनाथन करते हैं, और हम किसान को उन्मुक्त कर देते हैं, किसान को स्वतंत्र कर देते हैं, जिसकी मांग शरद जोशी जी करते रहे, नजुंदा स्वामी जी करती रही, ऑल इंडिया किसान संगठन पंजाब, ऑल इंडिया किसान मोर्चा पंजाब, ऑल इंडिया किसान मजदूर संघ पंजाब। लेकिन मुझे ये बताइए अत्रे साहब, गांधी अगर ये सारे कह रहे थे कि आप लेकर के आइए, तो भाई यही तो किसान संगठन है ना जो सड़क के ऊपर है। आज क्यों कह रहे हैं कि हम तो मांग ही नहीं कर रहे थे आपसे, हम तो डिमांड ही नहीं की आपसे, क्यों कह रहे हैं? यही बात है। नहीं आयुष, यही मुद्दा है, मैं वही कह रहा हूं। आपने देखा कि पंजाब के मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं कि प्रस्ताव पास कर दिया, पंजाब में 3 कानून रद्द कर दिए और हमने एमएसपी की गारंटी कर दी। यही मांग लेके तो पंजाब का किसान दिल्ली बॉर्डर पे बैठा है। जब कैप्टन अमरिंदर ये काम दावा कर रहे हैं कि मैंने पंजाब में कर दिया, तो पंजाब का किसान वहां पे क्या कर रहा है? क्या उससे साबित नहीं होता कि इसके पीछे किस तरह की राजनीतिक साजिश है? ये विरोध केवल विरोध के नाम पे है, ये विरोध केवल इसलिए है कि विरोध करना है। इन्होंने जिन बातों का जिक्र किया मैंने उनका जवाब दे दिया, मैं अपनी बात करूंगा। देखिए, अब एक बात का जिक्र यहाँ पे, इनको चुप करवाइए भाई, ये चाहते नहीं है जनता सुने, ये चाहते नहीं है जनता सुने। अरे इनको चुप करवाइए आयुष भाई, अगर ऐसे शोर मचाएंगे। नहीं गौर साहब, अरे आपकी झूठी बातें आप इनको काट के दिखाओ, पढ़ो जरा रिकॉर्ड को पढ़ो जरा। किसान क्यों बैठे? क्या कैप्टन अमरिंदर ने दावा किया कि नहीं किया? कैप्टन अमरिंदर ने कहा कि नहीं कहा? पंजाब विधानसभा में प्रस्ताव पास करके 3 कानून रद्द कर दिए, क्या कैप्टन अमरिंदर ने बोला कि नहीं बोला ये बात? और आज आपके पंजाब सरकार बार बार ये दावा कर रही है कि हमने एमएसपी की गारंटी कर दी। चलिए सीधा जवाब लेते हैं, सीधा जवाब लेते हैं, 1 to 1 जवाब लेते हैं। पंजाब का किसान 1 to 1 जवाब लेते हैं, ठीक है। किसकी शय है वहां पे? सुमित गौर जी इस बात का जवाब दीजिए। सुमित गौर जी, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, मैंने वो सवाल उनसे पूछ भी लिया। वो कह रहे हैं कि भाई अगर कैप्टन अमरिंदर ने पंजाब के किसानों के लिए सब कर दिया, तो पंजाब का किसान क्यों कर रहा है विरोध? फिर जब आपने उसकी एमएसपी भी इंश्योर कर दी, आपने कहा कि आपने वो जो केंद्र ने कानून बनाए आपने उसको बाईपास कर दिया, तो वहां का किसान तो सुरक्षित हो गया ना। हाँ जी, फिर वो विरोध क्यों कर रहा है? आयुष जी, मैं आपके सवाल के जवाब पे आता हूँ। आज जो दिल्ली में 26 तारीख से और आज तक जो लाखों किसान जमा हो चुके हैं, इनको लेट मी क्रेडिट इस बीजेपी पार्टी के हमारे प्रवक्ता साथी को, ये किसान केवल पंजाब के नहीं है, पूरे देश के किसान यहाँ पे। सवाल का जवाब दो पहले जो पूछा गया है सुमित भाई। नंबर 2, सुमित गौर जी, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, इससे कोई बच ही नहीं सकता, इससे कोई बच नहीं सकता। वो पूरे देश के किसान है, न सिर्फ पंजाब हरियाणा बल्कि उत्तर प्रदेश से भी लोग पहुंच रहे हैं। पूरे संगठन हम लोग देख रहे हैं कि वहां पे पहुंच रहे हैं। मुझे ये बताइए, लेकिन वो पंजाब के मुख्यमंत्री का जो जिक्र कर रहे हैं उसका जवाब दे दीजिए सुमित गौर जी। जागरूक है। हाँ जी, कह रहे हैं पंजाब के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमने एमएसपी इंश्योर कर दी है, फिर क्या डर सता रहा पंजाब के किसानों को? खाली पंजाब के किसानों की बात नहीं है, फिर कह रहा हूं आपसे, पंजाब के मुख्यमंत्री हमारे कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने किसानों के लिए बड़ा अच्छा फैसला ले रहे हैं। ये पूरे देश के किसान जमा यहाँ पर। सुमित गौर जी, भाई पहले नेतृत्व तो पंजाब के किसानों ने ही किया ना, इस बात से आप इनकार नहीं करेंगे ना। पहले तो पंजाब का किसान ही उठा ना, सबसे पहले पहुंचने वाला कौन था? सबसे पहले जत्थेबंदी कौन पहुंचे वहां पर? हरियाणा का किसान बाद में गया, उत्तर प्रदेश का किसान बाद में गया, मध्य प्रदेश से बाद में आए, आज महाराष्ट्र से भी समर्थन मिल रहा है, केरल से भी आ रहे हैं। लेकिन पहले तो पंजाब से शुरुआत हुई ना, वहां से हुई जहां पर कांग्रेस ने ये कहा, आपके मुख्यमंत्री ने ये कहा कि हमने उन सारे कानूनों को बाईपास कर दिया है, हम एमएसपी को भी इंश्योर करते हैं, यहां पर किसानों को कोई समस्या नहीं होगी, केंद्र के कानून लागू नहीं होंगे। फिर उनको दिक्कत क्यों हुई, वहां तक आने की जरूरत क्यों पड़ी? आप भ्रम में डाल रहे थे क्या वहां के किसानों को? आज हर प्रदेश का किसान
सुमित गौर जी, आप मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं। अगर पंजाब सरकार सुमित गौर जी, आप सवाल से भाग रहे हैं। दिक्कत होती तो ये पंजाब में सुमित गौर जी, सवाल से भाग रहे हैं आप। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ आए हैं। सवाल से नहीं भागा, कभी नहीं सवाल से भगाता हूं मैं। जो भी हमारे प्रवक्ता डिबेट में आते हैं बीजेपी के, मैं क्योंकि मैं उनको सच्चाई के साथ उनको आंकड़ों से अरे इसका जवाब दे दो ना भाई, सुमित जी इसका जवाब दे दो। मेरे आगे पंजाब का किसान वहां पे है। पंजाब, आप खाली पंजाब, अरे भाई, इस बात का जवाब दे दो। केंद्र की नीतियों के खिलाफ, इस बात का जवाब दे दो बस। अध्यादेश के खिलाफ क्यों झूठ बोल रहे हो यहाँ पे? आपके अध्यादेश के खिलाफ किसान के कंधे पे बंदूक रख के चलाने की कोशिश कर रहे हो। गौर साहब, यही तो सवाल है ना कि अगर वो अध्यादेश, वो कानून आपके राज्य में, मतलब जहां कांग्रेस शासित प्रदेश है वहां नहीं लग रहे हैं, क्योंकि आपने एक नया कानून भी तो लाया ना अपने राज्य के अंदर। सुमित गौर जी, पंजाब में नया कानून लाए ना, वहां की असेंबली ने पास किया उसको, जिसने कहा कि हम इन तीनों अध्यादेश को बाईपास करते हैं, हम इंश्योर कर रहे हैं किसानों को। वो पहला ऐसा राज्य है और वो भी कांग्रेस शासित जिसने किसानों के हक में एक निर्णायक और एक अच्छा, तो निर्णायक अगर था, निर्णायक था तो विरोध करते हुए यहां तक क्यों आ गए? फिर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। पंजाब सरकार का नहीं कर रहे, पंजाब की प्रदेश सरकार का विरोध नहीं कर रहे, विरोध कर रहे हैं केंद्र सरकार का, बीजेपी सरकार का। अरे तो वो सुरक्षित कर दिया आपकी सरकार। चलिए ठीक है, ठीक है गौर साहब, मुझे मेरा जवाब मिल गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, गोयल साहब बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, एक छोटा सा कमेंट। भैया जी, मैं आपके पास आऊंगा इसके बाद। गोयल साहब, गौर साहब, ठीक है, देखिए गोयल साहब, देखिए बराबर समय दे दिया मैंने अब आपको, अब धैर्य पूर्वक सुनिए थोड़ा, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं। गोयल जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथी ने एक बात कही कि हम राजनीति करने के लिए हम बैठे हैं। मैं इनसे ये पूछना चाहूंगा, इन 3 कृषि कानूनों के ऊपर हरियाणा प्रांत के अंदर इनके अध्यक्ष, इनके मिनिस्टर ट्रैक्टर यात्रा निकाल कर क्या प्रसाद लेते बांटते घूम रहे थे? वो राजनीति नहीं कर रहे थे? वो क्यों नहीं एक्सेप्ट करते कि राजनीति करने की शुरुआत उन्होंने की थी? दूसरी बात इन्होंने कही कि 5 संगठन और 6 संगठनों का नाम लिया। क्या देश के अंदर 1000 संगठन नहीं है किसानों के? आपने कौन सी ऐसी पब्लिकेशन की? इनको शायद कानून पास कराने का तरीका नहीं पता। इनको 5 जून की उस रात, लेकिन गोयल साहब, भाई संगठन तो वो भी किसानों के हैं ना। आप सुनिए आयुष जी, आप पार्टी मत बनिए, आप व्यू मत दीजिए, आप व्यू सुनिए। मैं आपको गोयल साहब, देखिए फिर मैं आपको बोलने नहीं दूंगा, फिर मेरे इतने काउंटर सवाल होंगे कि आप बोल नहीं पाएंगे। इसलिए मैं कल भी ये चर्चा में बोल चुका हूं, यहां मुझे किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कि मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता हूं या नहीं। गोयल साहब, विचार करिए अपनी बातों पर एक बार फिर से। गोयल साहब, विचार करिए, मैं सबसे काउंटर सवाल कर रहा हूं। जितने सवाल मैंने अत्रे जी से किए उतने ही मैंने गौर साहब से भी किए हैं, और आपसे भी करूंगा मैं सवाल। यह सर्टिफिकेट मुझे मत दीजिएगा दोबारा यहां बैठ करके कि मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता हूं। गोयल साहब, आपने ये कहा, आपने अभी कहा, आप विचार करिए दोबारा से अपनी बात के ऊपर, और दोबारा मत बोलिएगा ये बात। फिर से मैं आपको चेता रहा हूं, अपनी बात रखिए सिर्फ। आप डिबेट नहीं कराना चाहते, इसका मतलब आप सुनना, पब्लिक को व्यू नहीं सुनवाना चाहते। आप नहीं चाहते कि पब्लिक हमारी बात सुने। मैं आपको एक चीज कह रहा हूं, आपके सवाल का उत्तर दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की बातों का उत्तर दे रहे हैं। आप बीच में इंटरप्ट मत कीजिए, थोड़ा टाइम दे दो। टाइम को पब्लिक सुनने के लिए बैठी है। आपके इस चैनल को पब्लिक बड़ी गंभीरता के साथ सुनती है। तो गोयल साहब, मैं सवाल पूछूंगा, और मैं यहाँ सवाल पूछने के लिए बैठा हूं, जवाब देने के लिए मैंने आपको बुलाया है, सिर्फ आपकी सुनने के लिए नहीं बुलाया है। मैं जवाब देने के लिए बैठा हूं, आप सुन तो लीजिए। तो गोयल साहब, अगर आप कोई बात ऐसी बोलेंगे जिसमें मेरा सवाल है काउंटर, तो मैं आपसे पूछूंगा। देने के लिए मैं प्रवीण अत्रे से भी, अब अत्रे जी से भी पूछ रहा हूं, गौर साहब से भी पूछ रहा हूं, दहिया जी से भी पूछ रहा हूं, खाप नेता बैठे उनसे भी पूछ रहा हूं। मैं समय दे रहा हूं आपको, इसलिए आगे से दोबारा ये बात मत कहिएगा। बस मेरी आपत्ति केवल इस बात पर है, बाकी अपनी बात रखिए आप, मैं समय दे रहा हूं। आप अब भी नहीं सुन रहे, आप चुप रहिए। एक मिनट, मैं इनको बीजेपी को सुनाना चाहता हूं जिस प्रकार की बात उन्होंने कही। मैं ये कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि 2018 में किसान संगठन हमसे मिले। क्या 2018 में ये बताएंगे इन 3 कृषि कानून लाने के लिए मिले? उन्होंने कहा था कर्जा माफी कीजिए। प्रधानमंत्री ने राजस्थान में कहा था कि जिस दिन प्रधानमंत्री बनूंगा पहली कलम से किसानों का कर्जा माफ करूंगा। क्या वो किया प्रधानमंत्री जी ने? आज तक नहीं ये मांग की कि किसान को आजादी दो। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने भी यही कहा कि किसान को मार्केट के तक सीधी अप्रोच होनी चाहिए। मुझे भी डिबेट खराब करनी आती है, चिल्ला चिल्ली मुझे भी आती है, लेकिन आप थोड़ी तहजीब सीखिए, मर्यादा मत तोड़िए। नहीं, आप जो कह रहे हो पहले बात को ध्यान से सुनो, फिर उसको काटो, फिर अपना तर्क दो। बिना सुने आप बोलते जा रहे हो। ठीक है अत्रे जी, एक सेकंड सुनते हैं, बात सुनते हैं। अत्रे जी बात सुनेंगे, बात सुनेंगे। कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को हम लागू करने के लिए वो करेंगे। आपने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया कि हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू नहीं कर सकते, जब प्रदेश पंजाब और हरियाणा में 7000 हमारी मंडियां हैं, 42,000। अरे इतना झूठ मत बोलो गोयल साहब। अरे भाई, आप नोटंकी बीच में बंद कर, प्रवीण अत्रे सुनने का मादा रखो। आप लोग सुनते
नहीं, यही तो आपकी दिक्कत है। मैं आपको बताऊंगा डॉक्टर स्वामीनाथन के आयोग की रिपोर्ट हम ही ने लागू की, गोयल साहब। वो समय भी मैं दूंगा। ये डॉक्टर स्वामीनाथन की सिफारिश थी कि फसल बीमा योजना लागू करो, और जब हमने फसल बीमा योजना लागू की तो आप लोग विरोध में खड़े हो गए थे। ये डॉक्टर स्वामीनाथन ने कहा था, उसमें भी आपने किसानों को लूटा। 6,000 सम्मान, ये डॉक्टर स्वामीनाथन की सिफारिश थी। सरकार के पैसे काट के आप 2,000 और किसान का प्रति एकड़ कर्ज मुआवजा 10,000 रुपए होना चाहिए। हमने 12,000 राजेश किया। दहिया जी के पास में जाऊंगा, ठीक है। अब आप लोग के आरोप प्रत्यारोप से मैं बाहर आता हूं। राजेश दहिया जी, मुझे ये बताइए भाई, यहाँ सारी पार्टियां कह रही हैं कि वो सब आप लोगों की चिंता कर रहे हैं। अगर सब लोग आपकी चिंता इतनी कर रहे हैं तो आप लोग को सड़कों पर क्यों उतरने की नौबत आ गई है? जब सरकार कांग्रेस की होती है तो बीजेपी कपड़े निकाले खड़े हो जाते हैं। जो सरकार बीजेपी की होती है कांग्रेस मदद करती है। किसान की मदद कोई नहीं कर रहा है। अत्रे साहब ने कहा कि स्वामीनाथन रिपोर्ट की पॉइंट्स लागू करे हैं। अरे पूरी रिपोर्ट लागू कर देते हैं। अभी हमारे कृषि मंत्री कह रहे थे कि हमने पूरे ये जो कानून बनाए भाई साहब 200 सिफारिशें हैं, 200 क्या पूरी की पूरी लागू कर दी। किससे चर्चा करी? अब ये जो चर्चा करने वाले आदमी थे वो कौन थे? उनमें जो कमियां, हम कमियां बता रहे हैं। हम इनसे एक अध्यादेश लागू करवाना चाहते हैं, कानून बनाना चाहते हैं एमएसपी वाला, उसकी कमियां क्यों नहीं बताते? ये आज जो डिबेट हो रही है उसका रीजन ये है कि जो इन्होंने कानून बनाया उसमें कमियां थी और हम किसान उन कमियों को दूर कराना चाहते हैं, और ये हमारी बात सुनना नहीं चाहते। ये अपनी तारीफ के पुल बांधते हैं। जैसे ये हमारे ये प्रवक्ता साहब ने कहा कि बीजेपी के सारे मंत्री और एमएलए अपनी तारीफ के पुल बांध रहे, तुम घूमने लग गए कि हमने ऐसा काम कर दिया। किसान अगर अच्छा काम होता तो किसान सड़कों पर क्यों आता? जैसे इन्होंने कहा कि आज टेम्परेचर में हम सड़कों में बैठे हुए हैं, क्या कोई मंत्री एमएलए क्या उसका आदमी बैठ सकता? नहीं बैठ सकता। हम मजबूरी में किसान बैठे वहां पर क्यों बैठे हैं कि हमें पता है कि हमारा भविष्य अंधकार में है। आगे आने वाली पीढ़ी हमारी वो कभी खत्म हो जाएगी और इनके बंधुआ मजदूर बन जाएंगे हम, जो कि ये कॉर्पोरेट जगत को आगे लेना चाहते हैं। हम जो सरकार से आज भी एक ही डिमांड कर रहे हैं कि हमें, आपको कल भी कहा था कि हमें एमएसपी की गारंटी प्लस एफआईआर का प्रोविजन कर दीजिए, हमें जो इन्होंने करना वो कर लो। लेकिन ये उस बात से तो मान नहीं रहे हैं। उसकी कमी बता दो, कमी क्या है? हम कर देंगे। अरे लिख के देने में क्या दिक्कत है? ठीक है, हम इनकी सारी बात मान रहे हैं, हमारी एक बात क्यों? राजेश जी, ये सवाल मैं फिर पूछूंगा आज प्रवीण जी से। ये सवाल मैं प्रवीण जी से फिर पूछूंगा आज। प्रधानमंत्री जो रोजाना मन की बात करता है वो हमसे आज एक दिल की बात क्यों नहीं कर लेता? ठीक है राजेश जी, ये सवाल मैं फिर पूछूंगा। ये मैं कल भी पूछ चुका हूं, आज मैं फिर पूछूंगा ये सवाल। प्रवीण जी उसका जवाब देंगे। बलवंत जी को मैं एक बार चर्चा में फिर से शामिल करता हूं, उनको थोड़ा समय कम मिला है, कुछ तकनीकी समस्या थी। बलवंत जी मुझे बताइए, क्योंकि आप लोग तो समाज के उस धड़े से जुड़े हुए हैं ना, जो कि हर एक सामाजिक चीजों को लेकर के बड़े मुखर रहते हैं। आज आप लोग किसान के साथ में है, लेकिन सरकार ये कह रही है ये किसानों के फायदे के लिए है। आपको क्यों लग रहा है कि उनके फायदों के लिए नहीं, जबकि सरकार तो पूरी लंबी फेहरिस्त लेके बैठी है कि भाई देखिए इससे ऐसे फायदा होगा, ये फायदा होगा। किसान विरोध कर रहा है, आप लोग समर्थन में हैं। बलवंत जी। सर ऐसा है कि हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे सरकार ने जो 3 अध्यादेश लागू किए, उस वक्त के ऊपर हरियाणा के राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी किसान संगठन से, किसी से भी ने कोरोना काल में कोई चर्चा नहीं की, और बगैर चर्चा किए हुए किसानों के ऊपर इस बीजेपी पार्टी ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो थोपड़े का काम किया है, ये किसानों का एक डेथ वारंट जारी किया है सरकार ने। प्रवीण जी, एक सवाल राजेश जी कई दिनों से पूछ रहे हैं और मैं भी कई बार चर्चाओं में पूछ चुका हूं। आज मैं चाहूंगा आप भी इसका जरा जवाब दीजिए, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री इस बात को कहते हैं, उन्होंने बार बार इस बात को दोहराया कि हम एमएसपी को किसी भी तरीके से खत्म नहीं करने वाले हैं, न मंडियां खत्म होने वाली हैं। जो बात वर्बली आप लोग कह सकते हैं, आपका शीर्ष नेतृत्व कह सकता है, वो रिटर्न में इनको क्यों नहीं इंश्योर कर सकते हैं आप लोग? इसमें क्या टेक्निकलिटीज हैं? देखिए आयुष, मैं इसका पहले भी जवाब दे चुका हूं और मैं दोबारा से थोड़ा सा बताऊंगा। मुझे जिस तरह का सवाल किसान नेता ने मेरे से किया, मैं अगर पलट के ये सवाल कर लूं कि देश के अंदर 54 साल विशुद्ध रूप से कांग्रेस की सरकार रही, विशुद्ध रूप से कांग्रेस सरकार, और जो कांग्रेस के समर्थन से चली, चाहे चौधरी चरण सिंह जी की सरकार हो या दूसरी सरकारें हो, जो चंद्रशेखर जी की सरकार थी जैसे, उनको मैं अभी बीच में गिन नहीं रहा हूं। क्या आपने एक बार भी ये मांग उठाई थी कि साहब एमएसपी के ऊपर कानून बना दीजिए? आज तक कभी बोला था? आज क्यों बोल रहे हैं? और वो भी तब जब मैं ये भी बता रहा हूं कि कैप्टन अमरिंदर लगातार दावा कर रहे हैं कि हमने विधानसभा में प्रस्ताव पास करके एमएसपी की गारंटी कर दी। उसके बाद पंजाब का किसान ये कहता है कि साहब दिल्ली बॉर्डर को रोकेंगे। हम क्यों रोकेंगे? हमें एमएसपी की गारंटी। अरे कैप्टन साहब तो दावा कर चुके हैं, आपको सुरक्षित कर चुके हैं, फिर आप धरने पे क्यों बैठे हो? 54 साल जब कांग्रेस की सरकार रही, आपने ये बात नहीं कही। लेकिन अब सवाल आता है,
मोदी जी के पास जब 2018 के अंदर किसान संगठन गए, उन्होंने कृषि आयोग के अंदर अपनी जो मसौदा है वो रखा, सरकार के सामने मसौदा रखा और मांग की कि किसान को आजादी चाहिए। और डॉक्टर स्वामीनाथन अपनी रिपोर्ट में कहते हैं कि किसान की मार्केट तक सीधी पहुंच बनाओ। और जब सरकार उसके ऊपर कानून बना देती है, किसान को सशक्त कर देती है, आजाद कर देती है, तो ये इस तरह का धरना क्यों? और सबसे बड़ी बात देखिए आयुष, यहां क्या हो रहा है, ये दावा किया जा रहा है जैसे कि किसान नेता कह रहे थे कि साहब हम दिल्ली की सब्जी रोक देंगे, दिल्ली का टमाटर और दिल्ली के हम दूध रोक देंगे। किसका नुकसान होगा? वो भी तो किसान है जो सब्जी उगाता है, दिल्ली में बेचता है। वो भी किसान है जो दिल्ली में फल बेचता है। वो भी किसान है दिल्ली में अंडा दूध बेचता है। आप किसान होने का दावा कर रहे हो, लेकिन नुकसान उसी किसान का कर रहे हो। उस किसान का क्या दोष है जिसका नुकसान आप खुद दावा करके कर रहे हो? कि उसमें तो भाई किसान स्वेच्छा से शामिल हो रहे हैं ना। जाने देंगे वो तो किसान खुद कह रहा है कि हम रोक देंगे, हम नहीं जाने देंगे, हम सप्लाई नहीं करेंगे। वो तो किसान ही कह रहा है, वो कह रहा है वो वैसे ही परेशान हो रहा है और परेशान हो लेगा थोड़ा, क्योंकि वो तो 6 महीने का दाना पानी लेके निकले हैं ना, वो मजबूर हो गए ये करने के लिए। यही तो वो आपसे कह रहे हैं कि हम तो मजबूर हैं ये करने के लिए, हमारे पास आपने कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा। देखिए अगर आपने किसी क्वेश्चन पूछा रिटर्न के बारे में, उसके बारे में आयुष, अगर किसान स्वयं अपनी सब्जी, अपना दूध, अपना अंडा, अपना फल दिल्ली में बेचना नहीं चाहता, तो फिर ये दावा करने की जरूरत नहीं है कि हम दिल्ली में बंद कर देंगे। फिर ये दावा क्यों कर रहे हैं कि आप इसको बंद कर देंगे? आप ये दावा क्यों कर रहे हैं? और दूसरी बात, आपने शुरुआत में किसान नेता से सवाल किया, जो कल वार्ता होनी है, आपने देखा होगा कि उन्होंने किस तरह की नकारात्मकता पहले से दिमाग में रखी हुई है कि साहब किसान कल की वार्ता कोई फायदा नहीं होने वाला। हम बिंदु तो पहले से तैयार किए हुए हैं। अरे कम से कम सकारात्मक सोच रखिए। प्रवीण जी, ना सिर्फ किसान की तरफ से बल्कि दाल खाप, अगर मैं गलत नहीं हूं, बैठ के आप बात कर रहे हैं तो जो दाल खाप है उसकी तरफ से ये बात कही गई है कि भाई वो जो सब्जी, फल और अंडे इन सब की सप्लाई है, उसको वो खाप की वजह से भी वो हो रहा है। भाई खाप वाले भी तो उनके समर्थन में है ना। आप किस किस को समझाएंगे? वो समझा ही नहीं पा रहे हैं। प्रवीण जी, सवाल तो यही है ना, आपके तमाम मंत्री बता रहे हैं लेकिन आप समझा किसी वर्ग को नहीं पा रहे। मैं केवल ये कह रहा हूं, और इस वजह से इतना भारी समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। पहले पंजाब का किसान था, फिर हरियाणा का जुड़ा, फिर देखिए उत्तर प्रदेश में जुड़ा, फिर केरल महाराष्ट्र तक पहुंचा, फिर तमाम खापों का समर्थन आ गया। भाई आप मैसेज कन्वे नहीं कर पा रहे ना, इस बात को स्वीकार करिए। और अगर इतनी अच्छाइयां होती तो कोई तो समझता। नहीं आयुष, देखिए ऐसा है, देखिए आयुष ऐसा है, मैं यहां बैठ के अगर चर्चा कर रहा हूं, आपके साथ बात कर रहा हूं, तो इसीलिए कर रहा हूं कि जो किसान भाई सुन रहे हैं उनको भी इस बात का पता चले। देखिए विरोध क्या है? पहले विरोध ये था कि मंडी खत्म हो जाएगी, मंडियां खत्म नहीं हुई। एमएसपी खत्म हो जाएगी, एमएसपी पे प्रदेश में और देश में खरीद हुई। अब विरोध किस बात का है कि साहब एमएसपी को कानून बना दीजिए, जो आप इस 54 साल कांग्रेस से आपने सवाल कभी नहीं किया। और जो व्यवस्था छेड़ी नहीं सरकार ने, देखिए सरकार ने एमएसपी की व्यवस्था 1965 से चली आ रही है, सरकार ने उसको छेड़ा नहीं। देखिए उन्होंने इसलिए नहीं मांगा क्योंकि कोई पैरेलल व्यवस्था नहीं थी ना, कोई पैरेलल व्यवस्था थी नहीं। अब आपके इस कानून के आने के बाद प्राइवेट मंडियां भी तो होंगी ना, जब पैरेलल व्यवस्था होगी, इसलिए उनको ये डर सता रहा है। उनको ये डर इसीलिए सता रहा है क्योंकि पैरेलल व्यवस्था खड़ी हो जाएगी। भाई अगर प्राइवेट सेक्टर में लोग आएंगे इसके अंदर, तो ऐसा ना हो कि कहीं उनको एमएसपी से कम पर बेचना पड़ जाए। तो इसलिए वो चाहते हैं कि आप श्योरिटी दे दें उनको। एक इनको एग्जांपल दे दें सर। नहीं, क्यों बेचना पड़ेगा? चलिए मैं एग्जांपल के साथ सुनता हूं। क्या किसान को कोई फोर्स कर सकता है कि आप? ठीक है, और एक और चीज आयुष, ये कानून फोर्सफुली लागू नहीं है, नहीं करता है। ठीक है, मैं समझता हूं अत्रे जी, मैं समझता हूं, लेकिन आपको समझाना होगा ना लोगों को, ये बात आपको समझानी होगी। अत्रे जी मैं समझता हूं और लोगों को समझाइए। राजेश जी एग्जांपल दीजिए। इसीलिए हम बात कर रहे हैं। मैं अत्रे साहब को एक एग्जांपल दे रहा हूँ। हमारे हरियाणा में या लोकल में एक ई रिक्शा चलती थी, जिसको एक आदमी चलाता था, 2 आदमी बैठते थे। अब वो ई रिक्शा आ गई उसके पैरेलल, तो 2 महीने में वो जो आदमी था ना रिक्शा चलाता था, वो घर बैठ गया। तो ये जो पैरेलल व्यवस्था होगी ना, ये अगले 6 महीने में हमें घर बैठा देगी। अत्रे साहब से आपने क्वेश्चन पूछा, मैंने पूछा है कि जो हम रिटर्न में एमएसपी की गारंटी मांग रही है, लिख के क्यों नहीं दे रहे हैं? नहीं दैया जी एक बात दोबारा बताइए। दैया जी दोबारा बताइए। रिपोर्ट हुई थी, दैया जी दोबारा बताइए। दैया जी रुकिए, एक मिनट रुकिए दैया जी। अगर मैनुअल रिक्शा, ई रिक्शा आने से, अरे दैया जी सुन तो लीजिए, अगर मैनुअल रिक्शा भी एक ही आदमी चलाता है, ई रिक्शा भी एक ही आदमी चलाता है, अगर मैनुअल रिक्शा वाले आदमी ने तरक्की करके ई रिक्शा खरीद ली, जहां पे उसको शारीरिक श्रम नहीं करना पड़ रहा, मोटर से रिक्शा चल रही है, तो इसमें गलत क्या हुआ? मैनुअल रिक्शा थी 1000 रुपए की, ई रिक्शा थे 1.5 लाख रुपए की, वो गरीब आदमी कहां खरीद लेगा? आप भी कमाल कर रहे हो।
जो आदमी तो उसके पास सरकार की स्कीम है। अरे आपको पता ही नहीं है सरकार की स्कीम है रिक्शा के लिए। अत्रे जी, यही तो सवाल है ना, स्कीम तो बहुत होती है, वो पहुंचती कितने तक है ये भी तो सवाल है ना, उसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। मेन दिक्कत तो वहीं शुरू होती है, क्योंकि कागज में जो चीज लिखी जाती है, अत्रे जी ये बात तो आप भी बहुत भली बात जानते हैं, जो चीज कागज में लिखी जाती है वो बहुत अच्छी होती है, ग्राउंड तक पहुंचती कैसे है ना, सवाल वही है। और क्योंकि अभी भी बट हर चीज में मैं समझ रहा हूं प्रवीण अत्रे जी, देखिए सरकार की क्योंकि आगे भविष्य में क्या होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन हाँ भविष्य में अगर उसके कुछ नेगेटिव इंपैक्ट्स हो सकते हैं तो उसको लेकर शको शुबा तो है ना, इसीलिए तो विरोध हो रहा है और इनको आपको समझाना तो पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे लोग विरोध में ही आपके खड़े हैं, जो समझ रहे हैं वो ठीक है, जो नहीं समझ रहे हैं उनको या तो आप बताइए, और नहीं समझा पा रहे हैं तो फिर भाई इसका रास्ता निकालना होगा। ठीक है, अब गौड़ साहब को मैं चर्चा में लाऊंगा इस बीच में। गौड़ साहब प्रधानमंत्री मिल जाता। सुमित गौड़ जी, सुमित गौड़ जी वो क्यों बैठे अपने ऑफिस के अंदर, वो हम समझ की बात करें, अपने दिल की बात करें, हमारे दुख दर्द में बैठे। पहले तो आपको थोड़ा दैया जी, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, कम से कम सभ्य शब्दों का प्रयोग कीजिए। देश के प्रधानमंत्री के लिए शब्द तो सही चुन लीजिए। तो मैंने गलत क्या बोल दिया? वो पूरे देश के प्रधानमंत्री है भाई। ठीक है, सुमित गौड़ जी को सुनते हैं। ठीक है, 69% वोटर ने वोट डाल के चुना है उनको, 70% के लगभग जनता ने वोट डाला है उनको, कम से कम उनके लिए अच्छे शब्दों का प्रयोग कीजिए। ठीक है, क्या 2024 में बढ़ जाएगा वो? ठीक है, चलिए यही लोकतंत्र की खूबसूरती है, यही खूबसूरती भाई, जिसको जो कहना वो कह रहा है और पब्लिक डोमेन में कह रहा है। ठीक है, जनता के ऊपर कुछ चीजें छोड़ दीजिए, अत्रे जी आप भी छोड़ दीजिए। ठीक है, दैया साहब, दैया जी थोड़ा शांत हो जाए, दैया जी थोड़ा शांत हो जाए, थोड़ा शांत हो जाए। सुमित गौड़ जी को सुन ले भाई, देखिए आपका ही पक्ष रखेंगे वो भी। सुमित गौड़ जी, इस बीजेपी सरकार के तमाम नेताओं को, अत्रे साहब को चेता देना चाहता हूं कि एक बात अपने दिमाग में अच्छी तरह समझ ले, कल की मीटिंग से पहले। अरे पहले एक सवाल पूछा था, उसका जवाब दे दो भाई। जिस देश का किसान, जिस देश का प्रदेश का किसान घायल होगा, वह चोटिल होगा, वह देश और प्रदेश कभी तरक्की नहीं कर सकता। तो आप सबसे पहले तो इस देश और प्रदेश को बनाने में भाई राजनीति बाद में कर लेना, किसानों की अहम भूमिका रही है। राजनीति आप कर रहे हो, राजनीति तो हमने करनी कभी सीखी नहीं, हमने केवल जनसेवा करी है हमारे और हमारी पार्टी ने। अरे उस सवाल का जवाब तो पार्टी आई है भाई, एक ही सवाल पूछा था आपसे, दूसरा तो अभी पूछूंगा। A to Z एक सवाल का जवाब दोगे तो दूसरे पे पूछूंगा। एजुकेशन, जितनी हड़तालें इस बीजेपी सरकार के टाइम पे हुई है, जितनी संस्थाएं आगे आई है आपके खिलाफ, इतनी कांग्रेस के 40 वर्षों में नहीं आई। जितने अटैक बॉर्डर पे इन 6 सालों में हुए, को भूल गए आप, पिछले 60 सालों में भाई 2011 भूल गए, कादमा कांड भूल गए, जब किसानों ने आंदोलन किया था, आपकी सरकार थी और आपने 5 किसानों को गोली से उड़ा दिया था। पार्टी से भगवान बचाए। कादमा कांड भूल गए क्या आप? हमारे लोहारू कांड भूल गए किसानों को? अरे हम तो वार्ता कर रहे हैं, हम किसानों का सम्मान करते हैं। आप वार्ता कर रहे हैं, अगर आप वार्ता कर रहे हैं तो किसानों की बैठे हैं, आपकी तरह कादमा में गोली चला दी, लोहारू में गोली चला दी, ये काम नहीं करते हैं, ये आपने किए हैं। वोट आई है। अरे अगर आप एक बार संसद में दोबारा बैठ गए, आपको वोट पर तो मैं कहता हूं कि आप किसानों गोली चलाई थी किसानों पे। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए पुरानी बातों में मत जाइए, थोड़ा वर्तमान में रहिए, इसका हल क्या होगा उसी पर थोड़ा चर्चा करेंगे। गौड़ साहब मुझे ये बताइए, किसान नेता ने फिर ये क्यों कहा कि चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी या कोई अन्य दल, जो सत्ता में होता है वो ये कहता है कि हम बढ़िया काम कर रहे हैं, जो विपक्ष में होता है वही बस लगता है कि साथ में खड़ा हुआ है। हर कोई जिसको जितना सूट करता है वो किसानों के नाम पे राजनीति करता है। ये किसान नेता ने कहा है, ये कोई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किसी प्रवक्ता ने नहीं कहा। अब वो किसान नेता तो तटस्थ है ना, उन्होंने क्यों कहा ये आपके बारे में? आयुष जी, मैं आपके इसी सवाल की जवाब चाहता हूँ। आयुष जी, मैं इतना जरूर कहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी की सरकारें भी रही है और भी पार्टी की सरकारें रही है, इस देश और प्रदेश में समस्याएं दूर होती रही थी और आगे भी होती रहेंगी। लेकिन जितनी समस्याएं और जितनी समस्याएं और जितनी विफलताएं और जितना लोगों में इस समय समस्या से ग्रस्त है, तो इतना कभी पिछले 60 सालों में नहीं हुआ जितना इस पिछले 6 सालों में हुआ है। मैं कहना चाहता हूं, खुद कह रहा हूं, कांग्रेस के टाइम में भी दिक्कतें थी, लेकिन अब तो समस्याओं ने जनकोर के रख दिया। इस किसान ही नहीं, हर वर्ग को हिला के रख दिया, तहस नहस करके रख दिया है। तो इस बीजेपी सरकार को ये एक अभागी सरकार है, चुनौतियों से भरी सरकार है। आपको अच्छा नहीं लग रहा मित्र, जो किसान सशक्त होगा आपकी दुकान बंद हो जाएगी, आपकी परेशानी ये है। तो तभी आप ये कह रहे हैं कि आगे भी रहेंगी। आप चाहते हैं कि किसान इतना मजबूत ना हो कि आपकी तरफ देखना ना पड़े। दुकानदारी करी नहीं, हम चाहते हैं कि किसान इतना मजबूत हो जाए कि उसको आपकी तरफ किसी की तरफ देखना ना पड़े।
वो इतना सशक्त हो जाए। दुकानदारी नहीं करी हमने कभी। प्रवीण अत्रे जी ठीक है, प्रवीण अत्रे जी एक सवाल मेरा भी है। प्रवीण अत्रे जी चलिए ठीक है, प्रवीण अत्रे जी ठीक है, चलिए आपने तो बता दिया कि भाई चलिए ये जो किसान है इनको कांग्रेस ने मोटिवेट कर दिया या इसके पीछे की राजनीति आप समझा रहे थे। खाप भी तो समर्थन में आ गए ना, क्यों आ गए? और हरियाणा के किसानों का तो धन्यवाद कर रहे थे मुख्यमंत्री की भाई वो तो प्रदर्शन में नहीं जा रहे हैं, अब वो भी पहुंच गए। अब इसका क्या जवाब है प्रवीण अत्रे जी? देखिए पहली बात तो ऐसा है आयुष, पहली बात तो ऐसा है कि जब मैंने जिक्र किया मैंने पंजाब का उदाहरण देके समझाया। अगर आपको मेरा उदाहरण गलत लगता हो या तथ्य गलत लगता हो तो आप भी कह सकते हैं। दूसरी बात जो आपने कहा खापों का, किसान अगर अपनी मांग रख रहे हैं तो हमारी सरकार ने भी उनको आमंत्रित किया कि आइए टेबल पे बैठ के आपकी जो भी मांग है वो बताएं, उसकी हम चर्चा करेंगे, और यही सरकार का कर्तव्य होता है। देखिए अभी यहाँ पे जिक्र भी हो रहा था, किसान नेता कह रहे थे किसी ने कुछ नहीं किया। मैं बहुत ज्यादा नहीं गिनवाऊंगा। डॉक्टर स्वामीनाथन ने एक बात कही कि किसानों के लिए स्वास्थ्य योजना होनी चाहिए, तो प्रधानमंत्री जी आयुष्मान भारत के नाम से योजना ले आए, 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कर दिया। किसान के लिए 3,000 रुपए महीने की पेंशन का प्रावधान कर दिया। किसान मानधन योजना में 6,000 रुपए सालाना उसके खाते में जाएंगे, इस चीज का प्रावधान कर दिया जी। केवल 13 फसलों पे एमएसपी घोषित होती थी, हमने बढ़ा के 23 कर दी कि 23 की एमएसपी सरकार घोषित करेगी। प्रवीण अत्रे जी देखिए ये फेहरिस्त मुझे पता है आपकी बहुत लंबी है, इसको आप लोग अपना अचीवमेंट बताते हैं, लेकिन मुझे मेरी समझ से परे ये है कि अगर इतना ही किसान खुश है, अगर इतना ही किसान खुश है तो भाई वो किसान दिखना चाहिए ना। कहाँ है वो किसान? वो तो सड़कों पे है। वो कहाँ है किसान जिसको इतना कुछ आप लोगों ने दे दिया? वो किसान तो कहीं दिखता ही नहीं है, वो किसान कहीं दिख ही नहीं रहा है। अरे भाई वो भी तो आकर के बताए ना कि भाई आपने उनके लिए ये किया है। इन किसान भाइयों को ही समझा दिया करके कि नहीं नहीं हमको फायदा हो गया, कल तुमको भी होगा, आप घर जाओ। वो तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, दिख रहा है केवल वो जो विरोध कर रहा है आपका। अगर इतनी योजनाएं आपने दी हैं फायदेमंद तो भाई वो कहाँ है? अरे आयुष 2019 के लोकसभा चुनाव के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी को 69% वोट मिला था तो वही किसान दिखा था, उसी किसान ने वोट दिया था। हरियाणा के प्रवीण जी हर चीज को चुनाव से मत जोड़िए। नाराजगी तो एक वर्ग की है ना, और अगर किसान नाराज है तो अभी ये कहेंगे देखिए बड़ौदा आप इसीलिए हार गए, बड़ौदा आप इसीलिए हार गए क्योंकि किसान नाराज था वहां पर। अब इसका क्या जवाब देंगे आप? किसी भी सरकार के कामकाज का पैमाना चुनाव होता है। चलिए अगर आप अच्छा काम करोगे गोया जी ठीक है। अत्रे जी अभी बहुत चुनावों में जाना है, अभी प्रदेश में भी चुनाव होने कई जगहों पर, और अभी फिर देश के चुनाव में भी सरकार को तय कर देंगे किसान, लेकिन समय रहते ही मुझे लगता है कि हल हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। गोयल साहब कुछ कह रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है। हम ये बात कह रहे हैं। प्रवीण जी मैंने बस इसीलिए पूछा ना कि जो संपन्न किसान है जो आपकी योजनाओं का लाभ पा चुका है भाई वो भी तो दिखना चाहिए ना, वो दिखता नहीं है। सवाल ये आपने योजनाएं बहुत दी है। गोया जी कई ऐसे लोग जो राजनीति की आरोप दूसरों पर लगाते हैं, खूब राजनीतिक बयानबाजी आज भारतीय जनता पार्टी ने आज करके दिखा दी। मैं एक चीज इनको ये बताना चाहता हूँ, अमेरिका जहां इन कानूनों को आज से 60 साल पहले लागू किया गया था, वहां 87% किसान खेती छोड़ चुके हैं, $425 अरब के कर्जे में डूब चुके हैं। यूरोप में सारे लोग खेती छोड़ रहे हैं। ये विफल मॉडल को हिंदुस्तान जानकारी नहीं अमेरिका में कब लागू। अरे चुप रहिए भाई, बीच में मत बोलिए, मैं इतनी देर से सुन रहा था। थोड़ी तहजीब होनी चाहिए आपको। और दूसरी बात अब इन्होंने कहा, आपने एक बड़ा अच्छी बात, इन्होंने क्वेश्चन तो किया था कांग्रेस पे कि भाई जब पंजाब के अंदर इन्होंने कानून बना दिया तो केंद्र के आगे क्यों प्रदर्शन क्यों? मुझे नहीं पता कांग्रेस के प्रवक्ता क्यों नहीं उत्तर दे पाए, लेकिन शायद प्रवीण अत्रे को भी पता है केंद्र के कोई कानून होते हैं, उन केंद्र के कानून सुप्रीम होंगे स्टेट के कानून के ऊपर, तो केंद्र के कानून को बदलवाने के लिए केंद्र की तहरीर के ऊपर किसानों ने अपने प्रदर्शन किए। कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं बता पाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने पूरे टाइम डिबेट पर लोगों को गुमराह करने की बात की। केंद्र के कानून को बदलने की ताकत अगर स्टेट में होती है, अरे यही तो एक्सेप्ट करना है संदीप गोया जी। आप उनके बात की टेक्निकलिटीज को समझे ही नहीं। वो तो कह ही रहे हैं कि विरोध कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन ये तो बताइए गुमराह क्यों कर रहे हैं अपने प्रदेश के अंदर किसानों को? आप कह दीजिए ना कि आपसे नहीं होगा भाई, केंद्र ही करेगा। ये मत कहिए ना, फिर ये मत कहिए कि हमने बाईपास कर दिया, हमने एमएसपी भी इंश्योर कर दी, अब आप लोग को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। ये नहीं कहना चाहिए, वो यही कहलवाना चाह रहे थे उनसे। चलिए अब आप लोग की ऑडियो भी नहीं पहुंच रही, मेरे पास समय भी नहीं है, इस चर्चा को यहीं समाप्त करेंगे इसी के साथ। आप सभी का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने समय निकाला इस चर्चा का हिस्सा बने। हालांकि कल की वार्ता अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बिंदुवार कल चर्चा होनी है और देखना यह है कि कल क्या कोई हल निकलता है या फिर नहीं। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।